हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ईवीएस की सीरीज़ का आज हम पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स या सीटेट, यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि आज का ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है पक्षियों से, यानी कि अलग अलग बर्ड्स की यहाँ पर इस चैप्टर में विशेषताएं बताई गई हैं कि किस प्रकार वो अपना घोंसला बनाते हैं, किस प्रकार वो अंडे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस पक्षी की बात की गई है वो है फाख्ता, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं डव। देखिए, जो डव होता है ये कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के जो पेड़ होते हैं उसकी मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। यानी कि जो फाख्ता पक्षी होगा वो अपना घोंसला कहाँ बनाएगा, या तो बनाएगा कैक्टस के कांटों में या बनाएगा मेहंदी के मेड़ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये है फाख्ता या डव। ये देखिए बहुत ही सुंदर पक्षी है ये, और जो सोप आता है ना डव, इसी से रिलेटेड है कि इस तरह से अगर आप डव से अपना फेस वॉश करेंगे तो आप डव की तरह ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर पक्षी होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले पक्षी के बारे में। ये है देखिए इंडियन रोबिन, यानी कि कल चिड़ी भी इसे बोलते हैं। कल चिड़ी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इंडियन रोबिन बोलेंगे। देखिए कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में इंग्लिश में भी नाम आ जाते हैं और कई बार हिंदी में भी आ जाते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो देखिए जो इंडियन रॉबिन होता है वो अपने अंडे कहाँ देगा, जो सड़क के किनारे पत्थर होते हैं उनके बीच में वो अपने अंडे देता है। यानी कि इंडियन रॉबिन सड़क के किनारे जो पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है उसमें अपने अंडे ये कल चिड़ी या इंडियन रॉबिन देती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कल चिड़ी या इंडियन रॉबिन को पिक्चर में। देखिए ये है इंडियन रॉबिन, और ये आप देख सकते हैं इसके नाम की तरह ये यहाँ से ब्लैक कलर की है या काली है, इसीलिए इसका नाम कल चिड़ी या इंडियन रॉबिन है। अब आगे बढ़ते हैं। कल चिड़ी के ये तो देखा हमने कल चिड़ी के अंडों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके घोंसले की या नेस्ट की। तो देखिए ये जो अपना घोंसला है वो किससे बनाती है, घास से बनाती है। कौन, कल चिड़ी। और उसके ऊपर क्या करेगी, ये पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई, इन सब चीज़ों को बिछाएगी। यानी कि जो कल चिड़ी होगी वो अपना घोंसला बनाएगी घास से, और उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ, जड़, ऊन, बाल, रुई, यानी कि सॉफ्ट करने के लिए उसे ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बिछाती है। और ये अंडे कहाँ देगी, सड़क के किनारे पड़े पत्थरों के बीच खाली जगह में अपने अंडे देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कोयल की। तो देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कोयल होती है वो बहुत ही मीठा गाती है, परंतु इसकी एक कह सकते हैं कमी है या एक बुराई है कि ये अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। आई होप आपने ये सुनी भी होगी बात कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो देखिए जो कोयल होती है वो काली होती है, कौवे के समान ही होती है, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आवाज़ का होता है कि जो कौवे की आवाज़ होती है वो बहुत ही कड़वी होती है और जो कोयल की आवाज़ होती है वो बहुत ही मीठी होती है। इसलिए इनके जो दोनों के अंडे भी होते हैं वो भी लगभग समान होते हैं। इसलिए कोयल क्या करेगी, अपना घोंसला नहीं बनाएगी और अंडे कहाँ देगी, अपने कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। और कौवा क्या करता है, अपने अंडों के साथ ही कोयल के अंडों को भी सेता है। क्योंकि इन दोनों के जो अंडे होते हैं वो लगभग एक जैसे दिखते हैं, इसलिए कौवे को पता ही नहीं लगता है कि ये कौवे के अंडे हैं या कोयल के अंडे हैं, और वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौवे की कुछ और बातें जान लेते हैं कि जो कौवा होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाएगा, पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाएगा।
अब कौए और कोयल के बाद हम बात करेंगे गौरैया की यानी कि स्पैरो की। तो देखिए जो गौरैया होती है या स्पैरो है वो अपना घोंसला बनाएगी घर में कहीं भी, यानी कि जो अपना घोंसला बनाती है वो घर में बनाती है। जैसे घरों में अलमारी के ऊपर बना लेगी या आईने के पीछे या घर की दीवार के जो आले होते हैं वहाँ पर ये अपना घोंसला बना लेती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में बात की गई है कबूतर की। तो देखिए जो कबूतर होता है वो अपना घोंसला बनाता है किसी भी पुराने मकान में या खंडहर में, यानी कि जो पुराने मकान बंद पड़े होते हैं, कोई भी टूटा फूटा मकान या खंडहर होता है, वहाँ पर कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट पक्षी है जिसकी हम बात करेंगे वो है बसंत गौरी। तो देखिए बसंत गौरी की एक खासियत होती है कि वो क्या करती रहती है, गर्मियों में टुक 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 की आवाज़ करती रहती है। ये टुक टुक की आवाज़ करेगी और ये क्या करेगी, अपना घोंसला बनाएगी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। यानी कि ये कोई भी पेड़ होगा उसके तने में अपना गहरा छेद बनाएगी और उसमें अपने अंडे रखती है। कौन? बसंत गौरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट बर्ड है वो है दर्जन चिड़िया। ये देखिए जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, टेलर बर्ड, दर्जन चिड़िया। इसका नाम देखिए दर्जन चिड़िया क्यों है, क्योंकि इसकी जो देखिए जो चोंच होती है वो इसकी बहुत नुकीली होती है और ये अपनी नुकीली चोंच से क्या करेगी, पत्तों को सी लेती है और उसकी थैली बना लेती है, मतलब उस पत्तों को थैली नुमा आकार दे देती है अपनी नुकीली चोंच से सी कर, और उसके बाद उस थैली में वो अपने अंडे देती है। कौन? दर्जन चिड़िया या टेलर बर्ड। ये देखिए ये है टेलर बर्ड और आप देख सकते हैं इसकी जो चोंच है वो बहुत ही नुकीली है। तो ये हमने देख ली टेलर बर्ड या दर्जन चिड़िया। अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला पक्षी है वो है शक्कर खोरा या जिसे हम बोलते हैं पर्पल सनबर्ड। तो देखिए जो शक्कर खोरा है ये क्या करेंगे, ये अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे, ये बनाएंगे अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर। किसी भी पेड़ या झाड़ी की डाली पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। और कैसा घोंसला बनाते हैं, लटकता हुआ घोंसला अपना ये बनाते हैं। कौन? शक्कर खोरा। अब देखिए अभी घोंसले में क्या क्या रखेंगे, तो देखिए अपने घोंसले में बाल रखेंगे, बारीक बारीक घास रखेंगे, इसके अलावा पतली जो टहनियाँ होंगी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े और यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी अपने घोंसले में रखते हैं शक्कर खोरा या पर्पल सनबर्ड। अब जो हमारा अगला पक्षी है वो है वीवर। तो देखिए इनके जो वीवर पक्षी हैं ये क्या करते हैं, इनमें क्या होगा, जो मेल वीवर होगा या नर वीवर होगा ये बनाएंगे घोंसले, यानी कि नर वीवर पक्षी तो बनाएंगे घोंसले, और जो मादा वीवर यानी कि फीमेल वीवर होगी वो उन सभी घोंसलों को मतलब देखेगी, ऑब्जर्व करेगी और उन घोंसलों में से जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसमें ही वो अंडे देती है। तो ये इनकी खासियत है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ये तो थी पक्षियों की बात। अब यहाँ पर आगे बात की गई है जानवरों के बारे में, और जानवरों में भी बात की गई है उनके दांतों के बारे में कि अलग अलग जानवरों के किस प्रकार के दांत होते हैं और वो उनके लिए क्या काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गाय की। तो देखिए जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो होते हैं छोटे, और ये किस काम आते हैं, पत्तों को काटने के काम आते हैं। और आगे के जो छोटे दांत हैं उनसे तो ये काटेंगे पत्ते और चबाएंगे घास को। अगर इनके चबाने की बात की जाए तो वो पीछे के दांतों से चबाएंगे, और इनके जो पीछे के दांत होते हैं वो होते हैं चपटे और बड़े, यानी कि गाय के आगे के दांत होंगे छोटे और पीछे के होंगे चपटे और बड़े। आगे के दांतों से काटने का काम करेंगी और पीछे के दांत घास को चबाने के लिए काम में लाए जाते हैं। अब देखिए अगली हम बात करेंगे बिल्ली के बारे में। अभी हमने बात की गाय के बारे में, अब हम बात करेंगे बिल्ली के बारे में। तो देखिए बिल्ली के दांतों की अगर बात की जाए तो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं।
बिल्ली के दांत कैसे होंगे? नुकीले होंगे, जो किस काम में आएंगे? मांस को फाड़ने के लिए और काटने के लिए। यानी कि जब बिल्ली चूहे खाएगी तो अपने नुकीले दांतों से उस चूहे का जो मांस होगा उसको फाड़ेगी और काटेगी और उसको खा जाएगी। अब आगे बात करते हैं सांप की। तो देखिए, जो सांप होता है उसके भी दांत होते तो नुकीले हैं बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली के दांत नुकीले हैं उसी प्रकार सांप के दांत भी नुकीले हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि एक बार में पूरा निगल जाता है। फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने शिकार को एक बार में पूरा निगल जाता है। तो सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि एक बार में पूरा निगल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखिए यहाँ पर बात की गई है गिलहरी की। फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गिलहरी भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है सीटेट के, वहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। तो देखिए, जो गिलहरी होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और इन दांतों से ही क्या करेगी? काटने का काम करे। मतलब हमेशा आपने देखा होगा गिलहरी जो होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ काटती रहती है, कुतरती रहती है, और इससे क्या होता है? इनके जो दांत हैं वो घिसते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो इनके जो दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। अब देखिए, ये तो थी जानवरों के दांतों की बात। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ पेड़ों के बारे में। तो देखिए, ये यहाँ पर हमने जो पेड़ लिया है वो है बरगद का पेड़, जिसकी बात एनसीईआरटी में की गई है। आप सभी ने बरगद का पेड़ देखा होगा। तो जो देखिए, बरगद के पेड़ की जो लटकनें होती हैं कि शाखाओं से जो उसकी लटकन लटकती रहती हैं, वो क्या होती हैं? असल में इसकी जड़ें होती हैं और वे निकलती कहाँ से हैं? टहनियों से निकलती हैं। फिर जो बढ़ते बढ़ते क्या होता है? वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर मिट्टी में पाई जाती है, लेकिन बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो उसकी टहनियों से निकलती हैं, हालांकि ज़मीन के अंदर भी होती है। अब देखिए, ये जो इसकी लटकन होती है, इसकी जो जड़ होती हैं, ये क्या करती हैं? मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। और देखिए, यहाँ पर आ गई यही बात कि दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं, यानी कि बरगद की जो जड़ें हैं वो बाहर भी होंगी और अंदर भी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये है एक बरगद का पेड़ और ये है इसकी जड़ें, जो देखिए इसकी टहनी, ये देखिए इसकी टहनियों से इस तरीके से यहाँ से, ये देखिए टहनियों से निकल रही हैं और ज़मीन के अंदर जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक और पेड़ है जिसकी हम बात करते हैं, वो है रेगिस्तानी ओक। एक वृक्ष है जिसका नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक। और ये जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब इसकी जड़ों की अगर हम बात करें तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में इतनी गहराई तक जाती हैं कि जब तक वो पानी तक ना पहुंच जाए। तो देखिए, रेगिस्तानी ओक है तो रेगिस्तानी इलाकों में ही पाया जाएगा और हम जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी होती है। तो देखिए, जहाँ ज़मीन के अंदर जहाँ पानी होगा वहाँ तक इस पेड़ की जड़ें जाएंगी और फिर जो पानी होगा वो इस पेड़ के तने में जमा होता रहता है, यानी कि इस पेड़ का जो तना है वो पानी को अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब इस इलाके में, यानी कि जहाँ पर ये पेड़ पाया जाता है, वहाँ पानी नहीं होता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि इसके तने के अंदर पतला सा एक पाइप डालेंगे और पानी को निकाल लेते हैं। तो देखिए, कितनी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात थी कि पेड़ अपने अंदर पानी इकट्ठा कर रहा है और लोगों की हेल्प कर रहा है कि जब लोगों के पास पानी नहीं है तो वो अपने तने से अपना इकट्ठा किया हुआ पानी लोगों को दे देता है और लोग मतलब पाइप डाल के उस पानी को निकाल लेते हैं। तो ऐसा कौन सा पेड़ है जो अपने तने में पानी इकट्ठा करता है? तो वो हो जाएगा आपका रेगिस्तानी ओक। और ये पाया कहाँ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और लास्ट में हम देख लेते हैं एक कोट।
क्योंकि मोटिवेशन भी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे मोटिवेशनल कोट पढ़ते रहने चाहिए। तो यहाँ है देखिए, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यानी कि अगर आप वेट कर रहे हैं कि जब वैकेंसी आएंगी तब हम पढ़ेंगे, या जब सीटेट के पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे, तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना वो लोगों से बच जाएगा, जितना मतलब जो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इंतज़ार करने वालों के हिस्से में बस उतना ही आएगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।